जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म शिखावाणी पर। हम आपके लेके आए हैं पीजीटी हिस्ट्री का क्रैश कोर्स, टीजीटी इंग्लिश का क्रैश कोर्स, और जो आपको आपकी सफलता में और मजबूती से आगे बढ़ाएगा। तो कम से कम समय में अधिक से अधिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए जुड़ जाइए शिखावाणी चैनल से, जहां आपको मिलती है आपकी सफलता की गारंटी। तो अपना समय बर्बाद के बिना चलते हैं हम आज के क्लास की तरफ। अब आज की बात है, ये क्लास हिस्ट्री की है। तो पहले हम देखते हैं इतिहास को हम कितने भाग में बांट सकते हैं। तो इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में इतिहासकारों ने बांटा है। पहला प्रागैतिहासिक, दूसरा आद्य ऐतिहासिक और तीसरा ऐतिहासिक काल। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत होगी, तो जैसे हमने लिखा है एकदम वैसे ही, आपको कुछ भी अलग से इसमें बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे ही उतार सकते हैं अपने नोट्स कॉपी पे। तो तैयार हैं? तो अब प्रागैतिहासिक, तो प्रागैतिहासिक का एरा कब से कब आता है? तो प्रागैतिहासिक को हम पाषाण कालीन जो हमारी इतिहास है उसको रखते हैं। ये 25 लाख बीसी से 3000 बीसी के बीच आती है, और इसका कोई भी लिखित साक्ष्य या इतिहास उपलब्ध नहीं है। और इसमें मानव साक्षर नहीं था, अर्थात मानव क्या था? निरक्षर था, पढ़ा लिखा नहीं था। ये हमारा प्रागैतिहासिक अर्थात न कोई लिखित साक्ष्य था और न ही मानव शिक्षित था। दूसरा आता है आद्य इतिहास। आद्य इतिहास उस भाग में आता है संध्य और वैदिक कालीन सभ्यता, अर्थात 3000 बीसी से 6000 बीसी तक। इसमें मानव के लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, मानव के लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है। अब लिखित साक्ष्य उपलब्ध है तो मानव साक्षर भी होगा, ये निश्चित बात, किंतु लिपि अभी पढ़ी नहीं जा सकती है। तीसरा है ऐतिहासिक काल, जो 6000 बीसी से अब तक का इतिहास में आता है, जिससे समकालीन इतिहास भी कहा जाता है अब तक के इतिहासों में। तो हम मान सकते हैं कि 6000 बीसी से समकालीन इतिहास तक की घटनाओं को किस में रखा जाता है? ऐतिहासिक काल में। क्यों? क्योंकि इसका लिखित साक्ष्य भी है, मानव साक्षर भी है, और इसकी लिपि को पढ़ा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, 3 प्रकार से प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है उसको क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक। जिसका लिखित साक्ष्य है और उसको पढ़ा नहीं जा सका है, आद्य ऐतिहासिक। और ऐतिहासिक काल, जिसका लिखित साक्ष्य भी है और उसकी लिपि पढ़ी भी जा चुकी है। अन्य विभाजन के अनुसार जे.सी.जी. थॉमसन, ये वैज्ञान इतिहासकार हैं, और इन्होंने कोपनहेगन संग्रहालय, जो कि डेनमार्क की राजधानी है, वस्तुओं पर रखे आधार पर 3 कालों में विभाजित किया। क्या क्या? पहला पाषाण काल, दूसरा कांस्य काल, तीसरा लौह काल। ठीक ना? वहाँ पे जो रखी उपस्थित हैं, जैसे पत्थर हैं जो वहाँ की खुदाइयों से प्राप्त हुई हैं, उसके आधार पर सी.जी. थॉमसन ने 3 भागों में बांटा। किसमें? पाषाण काल, कांस्य काल, लौह काल। जबकि 1863 ईस्वी में जॉन लुबाक ने अपने बुक प्री हिस्टोरिक टाइम में पाषाण काल को 2 भागों में बांटा। अभी तक तो क्या पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल इन्होंने सी.जी. थॉमसन ने बताया, लेकिन जॉन लुबाक ने पाषाण काल को 2 भागों में, पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल में विभाजित किया। जब आगे चले हम, तो जॉन लार्टेट ने पूरा पाषाण काल को, देखिए, पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल 2 भागों में जॉन लुबाक ने बांटा। अब पूरा पाषाण काल को पुनः 3 भागों में कौन बांट रहा है? तो जॉन लार्टेट। कौन कौन सा? निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। C.L. कार्लाइल ने 1867 एडी में विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण की खोज किया, जिसे मध्य पाषाण काल कहा गया। अब विभाजन 3 भागों में हो, ध्यान रखिएगा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में हो गया। अब ये चीज आपको कंफ्यूज करेगा, तो ध्यान रखिएगा, जॉन लुबाक ने 1863 में पाषाण काल को सिर्फ 2 भागों में बांटा, पहला जो इसमें पूरा पाषाण है और जो तीसरा है नवपाषाण काल। फिर जॉन लार्टेट ने पूरा पाषाण काल, जो पहला आपका है, पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। जबकि 1867 में C.L. कार्लाइल को कुछ लघु पाषाण मिले, जो कि आपके दूसरा अर्थात मध्य पाषाण काल के रहे, और अब विभाजन पाषाण काल का 3 भागों में गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक, चलते हैं आगे। अब मानव उपस्थित हुआ तभी तो ये बता। तो एक स्टेटमेंट है बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा कि मैन इज टूल मेकिंग एनिमल्स। तो ये आप स्टेटमेंट याद रखिएगा, इस पर कोई भी डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको याद रहे कि अगर ये देता है तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन की है। अब मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो मनुष्य की उत्पत्ति को साउथ अफ्रीका से माना जाता है। मनुष्य के प्रकार जो कि 6 माने जाते हैं, उसमें पहला क्या है? रामाफिथेकस, ऑस्ट्रेलियोफिथेकस,
होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल और क्रो-मैग्नान। अब हम एक एक करके चलते चलेंगे। तो पहला हमारा क्या है, रामाफिथेकस। अब इस मानव, यह पहला मानव है लेकिन इसको आदि पूर्वज नहीं माना गया। ध्यान रखिएगा, यह पहला मानव है लेकिन इसको आदि पूर्वज नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया? क्योंकि यह जो रामाफिथेकस की जाति है, यह जंगल में ही रह गई। ठीक, तो याद रखिएगा, पहला है रामाफिथेकस, ये पहला मानव है। दूसरा मानव जो है उसे कहते हैं ऑस्ट्रेलोफिथेकस, और इसे मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी खोज पहले देख लीजिए रेडमंड डार्ट ने किया। यह दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल क्षेत्र के टोंग नामक स्थान से मिला, और यह मानव जंगल से मैदानी क्षेत्रों में गया। तो जो इसको आदि पूर्वज कहा जाता है वो यूं कहा जाता है क्योंकि यह जंगल से मैदानी क्षेत्र में गया। इसकी खोज रेडमंड डार्ट ने साउथ अफ्रीका के ट्रांसवाल क्षेत्र के टोंग्स नामक स्थान से लिया। अगला होमो हैबिलस, यह एक कारगर मानव माना जाता है। होमो हैबिलस को क्या जाता है? कारगर मानव भी कहा जाता है, क्योंकि यह हाथ से औजार बनाने वाला पहला मानव बना था। अब आप सोचेंगे कि हाथ से बनाने वाला, तो इससे पहले क्या पैर से बनता था? नहीं, पैर से नहीं बनाते थे भाई। वो जैसे उनको मिल जाता था, पत्थर मिल जाता था, डंडा मिल जाता था, तो वो उसी से यूज कर लेते। लेकिन जब होमो हैबिलस नामक जाति आई तो इसने क्या किया, उस पत्थर को तोड़कर नुकीला चौकीला बनाना स्टार्ट किया। इसलिए इसे हाथों से औजार बनाने वाला पहला मानव कहा जाता है, और इसी कारण इसे कारगर मानव भी कहा जाता है। होमो इरेक्टस, यह पहला मानव है जो सीधा खड़ा हुआ। इसकी दो प्रजाति है, याद रखिएगा। हमने आपको एक बार जब प्रैक्टिस सेट किया था तो उसमें बताया था कि होमो इरेक्टस को जब कोई कहता है तो हम इरेक्ट करते हैं, तुरंत खड़ा हो जाते हैं तनतना के। तो जस्ट लाइक होमो इरेक्टस पहला मानव है जो सीधा खड़ा हुआ है। इसकी दो जाति है, जावा जो कि पिंथेकैंथ्रोपस कहा जाता है, जो इंडोनेशिया में पाया जाता है, और दूसरा पेकिंग मानव जो कि चीन में है, और इसे सिंथ्रोपस मानव कहा जाता है। दोनों प्रजाति क्या है, नरभक्षी हैं। और भारत में होमो इरेक्टस प्रजाति का 30 वर्षीय युवती का कपालखंड 1982 में AK शुनकिया अर्थात अरुण कुमार शुनकिया को नर्मदा घाटी से मिला था। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि भारत में होमो इरेक्टस की प्रजाति कब मिली? 1982 में 30 वर्षीय युवती की कपालखंड अरुण कुमार शुनकिया द्वारा नर्मदा घाटी में खोजा गया। अगला हमारा जो है निएंडरथल, पांचवा क्या है, निएंडरथल। जर्मनी के निएंडर घाटी से मिला है, और सर्वप्रथम मनुष्य को दफनाने की परंपरा इसी ने शुरू किया। ध्यान रखिए, ये सबसे मोस्ट निएंडरथल से क्वेश्चन जो पूछने वाले हैं, इसके महत्वपूर्ण विशेषताओं कारण। तो सर्वप्रथम मनुष्य को दफनाने की परंपरा निएंडरथल ने शुरू किया। प्रथम मानव जिसने श्रम का विभाजन किया, मतलब पुरुष और महिलाओं के श्रम का विभाजन किया। आत्मा की अमरता के बारे में ज्ञान इसी जाति को हुआ, अर्थात दादी अम्मा की भूत डरवाएगी अगर हम ढंग से नहीं रहेंगे तो। ठीक, इसने गुफाओं का विभाजन किया और पुरुष महिला बच्चों के लिए अलग अलग गुफाओं का व्यवस्था किया। तो ध्यान रखिए क्या क्या हुआ निएंडरथल में। सर्वप्रथम मनुष्य को दफनाने की परंपरा इसी मानव ने किया। प्रथम मानव जिसने श्रम का विभाजन किया। आत्मा की अमरता के बारे में ज्ञान इसी जाति को हुआ, और इसने गुफाओं का विभाजन किया और पुरुष महिलाओं और बच्चों के लिए अलग अलग गुफाओं रहने की व्यवस्था की। हमारा अगला और जो मानव में लास्ट है क्रो-मैग्नान, यह प्रथम आधुनिक मानव है। इसको प्रज्ञ मानव भी बोला जाता है। यह पहला मानव है जिसने चित्रकारी की शुरुआत की। तो आई होप आपको मानव वाला पार्ट इजीली आराम से कम समझ है। अब चलते हैं हम पाषाण काल के इतिहास की तरफ। तो ट्रिक है, रोज ला फ्रूट किंग के लिए वाडिया यू आर माई सन। देखिए, इट्स अ ट्रिकी क्लास। आपको जहां आवश्यकता होगी वहां हम ट्रिक से समझाएंगे, जहां आवश्यकता होगी वहां हम बकायदा। तो देखिए, अब रोज की बात है तो रोज से डॉक्टर प्राइम रोज ने सर्वप्रथम 1842 AD में इन्होंने ही कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंग शिंगुर नामक स्थान से नवपाषाण कालीन उपकरण खोजा था। तो सर्वप्रथम नवपाषाण काल के ही साक्ष्य मिले आपको। वो जो ट्रिक है आप उसको लिखेंगे और उसकी एक एक शब्द से हम एक एक चीज को हल करते चलेंगे। दूसरा है रोज ला से ला मसूरी। 1860 AD में विंध्य क्षेत्र इलाहाबाद के टोंस नदी घाटी से नवपाषाण उपकरण खोजा गया। ठीक ना। रोज ला फ्रूट, देखिए रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट 13 मई 1863 AD में तमिलनाडु के पल्लवरम में, तमिलनाडु के जो कि चेन्नई में है, तमिलनाडु के पल्लवरम नामक स्थान से निम्न पूरा पाषाण कालीन उपकरण को प्राप्त किया गया। और वो उपकरण कौन सा था? तो हैंडक्स था। और रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को मूलतः भूवैज्ञानिक कहा जाता है और इन्हें ही
प्राग ऐतिहासिक के पिता के रूप में जाना जाता है। देखिए हिस्ट्री ऑफ फादर कौन है, फादर ऑफ हिस्ट्री तो हेरोडोटस, लेकिन अगर प्राग इतिहास के पिता के रूप में पूछा जाएगा तो आप रॉबर्ट ब्रूस फुट को बोलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन का हैंडेक्स 13 मई 1863 में तमिलनाडु के पल्लवरम में खोजा गया। अगला विलियम किंग 1864 में चेन्नई के निकट अतीरपक्कम नामक स्थान से इन्होंने भी पूरा पाषाण कालीन उपकरण को प्राप्त किया। छठा है डी.एन. वाडिया, रोजला फ्रूट किंग वाडिया आ गया ना, डी.एन. वाडिया। तो डी.एन. वाडिया ने 1928 एडी में शिवालिक क्षेत्र के पिंडी गेब नामक स्थान से पूरा पाषाण कालीन उपकरण को प्राप्त किया। अगला है हमारा डी टेरा पीटरसन। तो डी टेरा एंड पीटरसन ने 1935 में सोहन नदी घाटी के विस्तृत अध्ययन किया था। किसका? सोहन नदी घाटी का विस्तृत वर्णन 1935 में किया गया था। स्टुअर्ट प्रिगट तो 1950 में इन्होंने पाषाण काल के बारे में चर्चा किया था। अपनी बुक प्री हिस्टोरिक टाइम बुक है जिसमें इन्होंने चर्चा पाषाण काल के विषय में किया था। अगले है जो विष्णुधर वाकड़कर, भीमबेटका से उच्च पुरा पाषाण कालीन चित्रकारी की खोज इन्होंने ही किया था। याद रखिएगा, जो भीमबेटका से चित्रकारी की खोज की या भीमबेटका से उच्च पाषाण काल की चीजों खोज गया तो आप विष्णुधर वाकड़कर का नाम लेंगे। ए.के. शोनकिया 1982 में इन्होंने ही नर्मदा घाटी के हथनौरा नामक स्थान से होमो इरेक्टस प्रजाति का 30 वर्षीय युवती का कपालखंड मिला। हमने आपको बताया था अभी जब मानव पढ़ा था कि 1982 में। तो चलते हैं आगे, ये अर्थात ये हमको बताने गए कि किसने कहाँ क्या चीज खोजा। ये अगर आपको याद रहेगा तो पाषाण काल की आधी क्वेश्चंस को आप यूं ही उड़ा देंगे। चलते हैं पूरा पाषाण काल। इसको 3 भागों में बांटा गया जैसा हमने बताया था। और किसने बांटा था? तो जॉन लार्टेट ने बांटा था 3 भाग। निम्न पुरा पाषाण काल जिसको हम एलपी से संकेत करेंगे, मध्य पुरा पाषाण जिसको हम एमपी से संकेत करेंगे क्योंकि इसका नाम मिड, और पुरा पाषाण काल को उच्च पुरा पाषाण काल अर्थात अपर पियोलिथिक। मानव तीनों कालों में क्या रहा? खानाबदोश व खानसार और निरक्षर रहा। अर्थात अब उस समय तो शिक्षा थी नहीं मानव इतना बुद्धिमान था तो क्या था? खानाबदोश व खाद्य संग्राहक के साथ साथ निरक्षर रहा। अब निम्न पुरा पाषाण काल की बात है तो प्रस्तर इसका क्या था? क्वार्टजाइट पत्थर मिले थे। कौन से पत्थर? क्वार्टजाइट पत्थर मिले थे। जबकि मध्य पुरा पाषाण काल में कौन मिले थे? जैस्पर, फ्लिएंट और चर्ट। इसके साथ साथ ये क्वार्टजाइट को हम ऐड कर देंगे। उच्च पुरा पाषाण काल में जैस्पर, फ्लिएंट, चर्ट, क्वार्टजाइट प्लस कैल्सीडोनी। अब ये ट्रिक है तो याद करने का ट्रिक आपको बता रहे हैं कि अगर पूछेगा निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल में कौन कौन था, आप लाइनिंग करके ये तीनों चीज को लिख लीजिएगा और नीचे लिख दिया क्यों जेपीसी के पीछे पड़े हो। क्यों जेपीसी के पीछे पड़े हो? क्यू से क्वार्टजाइट जो कि निम्न पुरा पाषाण काल का प्रस्तर है, जेपीसी का जे से जैस्पर, पी से प्लिएंट, सी से चर्ट, ये तुम आपका मध्य पुरा पाषाण काल का, और के पीछे पड़े हो तो के से कैल्सीडोनी। तो ये आपका ट्रिक है। ट्रिक से आपको ये रहेगा कि आप कम चीज को कम ध्यान से ज्यादा चीज निकाल सकते हैं, इसलिए ट्रिक बताते चलते हैं। अब उपकरण की बात है तो लोअर एलपी का मतलब समझ रहे हैं ना, लोअर पियोलिथिक जिससे निम्न पुरा पाषाण काल। इसका पेबर, चापर, चापिंग, क्लीवर, हैंडेक्स जिसको सी 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 पी एच यहाँ पे नहीं है तो सी सी पी एच। सी से चापर, सी से चॉपिंग, सी से क्लीवर और पी से पेबल और एच से हैंडेक्स। एमपी में अर्थात उच्च मध्य पुरा पाषाण काल में ब्यूरिन बोरर स्क्रेपर पॉइंट अर्थात बीबीएसपी। बीएसपी याद है, उसमें बी कर लीजिए, बोरर, बी से बोरर और एस से स्क्रेपर और पी से पॉइंट। जबकि उच्च पुरा पाषाण काल अर्थात में बीबीएसपी हमारा कौन सा है? बोरन, ब्यूरन, स्क्रेपर और पॉइंट प्लस ब्लेड वाले उपकरण आते हैं। ठीक, उपकरण संस्कृति जो है तो इसमें एक चीज बताएंगे कि उपकरण तकनीक 2 थी, एक क्लैक्टोनी तकनीकी और एक लवा लवाई तकनीक। बस इतना याद रखिए, क्या? क्लैक्टोनी और लवा लवाई। ज्यादा आपको जरूरत नहीं है इसको जानने का। चलते हैं आगे। अब निम्न पुरा पाषाण काल की कोर संस्कृति थी, क्या? कोर संस्कृति थी। इसको अवेबेली या एश्यूडी के नाम से भी जानते हैं। मध्य पुरा पाषाण काल की संस्कृति को क्या कहते हैं? फ्लेक संस्कृति जिसको मोस्तारी संस्कृति भी कहते हैं। और उच्च पुरा पाषाण की संस्कृति को ब्लेड संस्कृति या मदग्लानी संस्कृति कहते
हैं। तो ध्यान रखिएगा, कोर को क्या कहते हैं? अबेबेली एश्यूली फ्लेक्स संस्कृति जो कि मध्य पूरा पाषाण काल की है, मोस्तारी संस्कृति, और जो ब्लेड संस्कृति है उच्च पूरा पाषाण काल का, उसको मध्यग्लानी कहते हैं। इसको हम ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं, आए मॉम, जैसे मम्मी बुलाती तो बोलते हैं ना, अरे आए मॉम, तो आ से अबेबेली, ए से एश्यूली ये हमारा निम्न पूरा पाषाण का, मा से मुस्तारी मीडियम का है, और म से मध्यग्लानी उच्च पूरा पाषाण काल का है। अब चलते हैं हम क्षेत्र विस्तार। तो भीम का बेलन सोने का बना, ये ट्रिक है। भीम से क्या है? भीम बेटिका, बेलन से बेलन घाटी, सोने का सोन घाटी, और बना से डिडवाना, ये चारों आप याद कर लिख लीजिएगा। भीम से भीम बेटिका, बेलन से बेलन घाटी, सोन घाटी, और बना से डिडवाना, इन चारों से हमारा निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, और अर्थात निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च, तीनों के मिलते हैं। अब निम्न पूरा पाषाण काल की बात है तो कहाँ कहाँ इसके मिलते हैं? तो निम्न पूरा पाषाण के सोहन घाटी जो कि पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर में है, चैतरा जम्मू कश्मीर में है, लूनी नदी घाटी कहाँ है? राजस्थान में है। उसके साथ साथ गंभीरी एवं नागरीपुरा स्थल बेलन कहाँ है? राजस्थान में। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश के, भीम बेटिका और सोन घाटी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चिरकी निवासा बोरी स्थल के साक्ष्य कहाँ है? महाराष्ट्र के। और अतिरपक्कम पल्लवरम मदुमदुरै तमिलनाडु में। अतिरपक्कम में विलियम किंग ने और पल्लवरम में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने खोज किया। तो ये निम्न पूरा पाषाण काल के। अब मध्य पूरा पाषाण काल के जो क्षेत्र हैं तो पोटवार क्षेत्र पाकिस्तान में, लूनी नदी घाटी डिडवाना राजस्थान में, बेलन घाटी चकियां उत्तर प्रदेश में, और भीम भैटिका व सोन घाटी मध्य प्रदेश में, चिरकी निवासा महाराष्ट्र में। ये जो चिरकी निवासा महाराष्ट्र है, इन दोनों को मध्य पाषाण काल का प्रारूप स्थल कहा जाता है। और इसी के साथ चलते हैं उच्च पूरा पाषाण काल के क्षेत्र। तो राजस्थान के डिडवाना पुष्कर झील, उत्तर प्रदेश बेलन घाटी, मध्य प्रदेश भीम बेटिका, यहाँ से उच्च पूरा पाषाण काल की चित्रकारी के साक्ष्य मिलने लगते हैं। बागोर और सोन नदी घाटी भी यही है। महाराष्ट्र के परड़े से शुतुरमुर्ग के अंडे पर चित्रकारी की गई है, और भदड़े इनाम गांव से भी प्राप्त हुआ है। आंध्र प्रदेश के मुख्यतला मनुगावी, यहाँ से हड्डी से बने औजार मिले हैं, और बेलासुर ग्राम कुरनूर जिले के प्राचीनतम चूल्हे के साक्ष्य मिला है। और आंध्र प्रदेश से रेणुगुंटावा बेटम चेल्ला से भी साक्ष्य मिला है। किसका? प्राचीनतम चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं आंध्र प्रदेश और रेणुगुंटावा बेटम चेल्ला से भी। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म हो चुका है। अगले क्लास में हम आएंगे मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आई होप आपको ये ट्रिकी क्लास कम से कम मिनट में ज़्यादा चीज़ें दी होंगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर, साथ साथ लोगों में सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ योर गौरव सर। जय सिखावाणी, जय